नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। तो मोदी जी चले बिहार, कश्मीर भुनाने। दूसरा, भाजपा हिंदी की दोस्त या दुश्मन। और तीसरा विषय, लाला रामदेव कितना झूठा और खतरनाक प्रचार। इन तीनों विषयों पे बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है। और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त वन टाइम भी हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की जरूरत भी है और अपेक्षा भी। तो सबसे पहली बात, मोदी जी चले बिहार, कश्मीर भुनाने। कश्मीर में कल जो हुआ, कल नहीं बल्कि परसों जो हुआ, वो बहुत ही दुखद है। मोदी जी लेकिन मोदी जी तो इलेक्शन ही है उनका, तो मतलब जिसको कहते हैं ना, कण कण में चुनाव फंसा हुआ है। कुछ भी अच्छा हो बुरा हो, उसको चुनाव में कैसे बदला जाए, उससे वोट कैसे लिए जाए, ये मोदी जी का स्पेशलाइजेशन है। मोदी जी को आज कानपुर भी आना था, एक कुछ उद्घाटन उद्घाटन था, तो मोदी जी उसमें तो नहीं आए। लेकिन मोदी जी, जैसा खबर है कि आज बिहार, जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके समय बिहार जाने की बात हो रही है। अ, देखिए, मोदी जी का क्या हुआ ना, सऊदी अरेबिया गए थे और मोदी जी ने ऐसा माहौल बनाया कि वहां से भागे भागे, मतलब करीब करीब नंगे पैर दौड़ते हुए वो आ गए जब उन्होंने ये सब सुना। मोदी जी किस चीज को कितनी अहमियत देते हैं, ये इस बात से समझ लीजिए कि मोदी जी को राजनीति में जिस व्यक्ति ने उनको स्टैब्लिश किया एज प्राइम मिनिस्टर, एक अहम रोल था भाजपा की अंदरूनी पॉलिटिक्स में, उसका नाम था अरुण जेटली। अरुण जेटली वॉज वन जो मोदी जी को एक तरह से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में लाए, फिर अ, उनको स्टैब्लिश किए, अडवाणी जी से गुस्सा मोल लिया। और अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी, ये इन लोगों ने मिलकर एक तरह से इनिशियली इनको कुछ कुछ वो किया, लेकिन बाद में सुषमा जी तो अडवाणी जी के साथ चले गए, लेकिन अरुण जेटली पूरी तरह से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में उनकी एक अहम भूमिका थी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी फिर उस बार भी जब अरुण जी का देहांत हुआ था, तो मोदी जी उस समय भी गल्फ में कहीं थे और बाद में ये प्रचारित करवाया कि उनके घर वालों ने कहा कि नहीं नहीं, आने की क्या जरूरत। तो मोदी जी अरुण जेटली साहब के न अंतिम संस्कार में आए थे, न उनके जो शांति पाठ होता है उसमें आए थे। तो ये कितनी अहमियत दोस्ती को देते हैं, कितनी अहमियत क्या देते हैं। लेकिन यहाँ पे वो भागे भागे इसलिए आए क्योंकि इसको कैसे इसका हिंदू मुस्लिम रिटोरिक सेट करें। हिंदू मुस्लिम रिटोरिक सेट करने के लिए एक मीडिया उनके पास है ही, पार्टनर के रूप में, सहयोगी के रूप में भाजपा की। वो पूरे टाइम ओवर दिन रात काम कर रही है और उसने करीब करीब देश में ये बता दिया है कि ये हिंदू मुस्लिम का के बीच का है, इसका कुछ नहीं। दूसरा, इंडिया पाकिस्तान भी करना था। बीच में मैं अमित शाह जी का बता दूं, क्योंकि अमित शाह जी कश्मीर पहुंचे और अमित शाह जी कश्मीर पहुंच के ये भी याद दिला दूं, ये बार बार याद दिलाना होगा कि 6, 7, 8 को अमित शाह जी, आप 3 दिन कश्मीर में रह के आपने कौन सा सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया था, क्योंकि सारी जिम्मेदारी, आप माने या ना माने, ये आपके घर पे आके ही, मतलब जिसको कहते हैं ना, द बक स्टॉप्स एट योर टेबल। आपके ही घर पे आके सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि आपने वो 6, 7, 8 में किया क्या था। मैं इस बात को फिर से याद दिला दूं, अगर आप देखिए वो मैं तस्वीरें, मतलब अजीब सी तस्वीर है। जब अमित शाह साहब गए हैं तो जितने लोग वहां मरे हैं, 26 लोग, सबके मतलब सबके कॉफिन, कॉफिन इन द सेंस की घर भेजने के लिए एक प्रक्रिया है कि उसको एक कॉफिन में रख के तब भेजा जाता है घर, भले हिंदू घर अपने घर, सबको एक जगह मंगाया गया है। जनरली ये होता है कि अगर आप देखिए कि इस तरह का कुछ होता भी है तो जो परिजन होते हैं उनको डेड बॉडी दे दी जाती है, वो अपना ले जाते हैं। सबको एक जगह रखा गया है, एक तरह से कपड़े लगाए गए हैं, एक रेड कारपेट लगाई गई है, मतलब ये हर चीज को इवेंट बनाते हैं। उस पे अमित शाह जी उस रेड कारपेट पे एक सफेद कपड़ा पहन के उसके साथ जा रहे हैं, जूता पहने हुए। हालांकि इनको ये समझना चाहिए कि अगर इतने संवेदनशील हैं तो अगर हम किसी मृत व्यक्ति को अपनी संवेदना या रिस्पेक्ट पे करने जाते हैं तो उसमें पैर उतार में जूते नहीं होने चाहिए। लेकिन ये तो अमित शाह साहब हैं। और ये वही गुजरात मॉडल में, जैसे अगर आपको याद हो कि गुजरात में जब गोधरा का में वो रेल का हादसा हुआ था, तो यही मोदी जी और अमित शाह साहब ने अपनी बुद्धि लगा के सारी डेड बॉडीज को ले आके इन्होंने पूरा घुमाया था गुजरात, अहमदाबाद में, अगर आपको याद हो। कुछ उसी तर्ज पे
सारी डेड बॉडीज को लाया गया है और फिर ये ले जाके उसमें संवेदना प्रकट किए हैं, फूल चढ़ाए हैं, जो कि बहुत अनयूजुअल है, क्योंकि जनरली तो घर वालों को दे दिया जाता है डेड बॉडी। खैर, ये तो इनका है। उसके बाद कल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक मतलब मीटिंग हुई और उसके बाद ये बताया गया कि भारत बहुत सख्त है इस समय पाकिस्तान के प्रति। वो इंडस वैली की जो हमारी अग्रीमेंट है उसको रोक दिया गया है, अटारी बॉर्डर को सील कर दिया गया है, जो हमारे वीसास थे उसको मतलब कहा जा रहा है जो भारतीय वहां गए हुए हैं कि तुरंत वापस आइए, 1 मई तक आप वापस आ जाइए। जो हमारे एम्बेसीज हैं या हाई कमीशन बोलते हैं, क्योंकि हाई कमीशन हैं, उसमें जो राजनयिक हैं उसमें बहुत स्टाफ कम किया जा रहा है, उसको स्केल डाउन किया जा रहा है, कुछ लोगों को निकाला जा रहा है, और बिल्कुल हम लोग ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के हम लोग मटिया भेंट कर देंगे, मतलब पाकिस्तान को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी, आप इस सब चीजों की जिम्मेदारी कब लोगे? आप हरदम जिम्मेदारी से भागते हो। आप जितनी तत्परता से यहाँ काम कर रहे हो, उतनी तत्परता से अगर आप मणिपुर में काम कर लिए होते तो मणिपुर की ये नौबत आती। आप केवल इसमें लग गए हो। आप सब जगह छोड़ के आज आप, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है तो आप बिहार तो चले जाने को टाइम है। अरे भाई, ऐसा ही था तो एक चक्कर कश्मीर का लगा आए होते। तो ये तो था नहीं कि पेट्रोल और उसकी दिक्कत है, हम लोग को वही देखना पड़ता है। हम लोग कहीं जाना होता देख लेते हैं कितना माइलेज है, कितना देना है, कितना पैसा है। आपका कोई ये भी दिक्कत नहीं थी। खैर, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा, क्योंकि जब आप आते हैं तो आपको इंडिया पाकिस्तान करना है। आप इलेक्शन से पहले आप और आपके गृह मंत्री संसद और संसद के बाहर आप लोग बता रहे थे ना कि पीओके को ले आएंगे 1 हफ्ते के अंदर, की 10 दिन के अंदर, की 20 दिन के अंदर। वो क्या हुआ? और मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये जो आप जो ये पाकिस्तान के रिश्ते कर रहे हो, कभी आप देश में बताएंगे कि आपको 10-11 साल अब होने 11 साल होने जा रहे हैं, आपने भारत के जो पड़ोसी देशों, खास करके पाकिस्तान और चीन से रिश्ते सुधारने के लिए कौन से काम किए हैं? उन्होंने जमीन हमारी ले ली, हमने ये कहा कि नहीं नहीं, हमारे घर में कोई घुसा नहीं है, ना घुसा था ना घुसा है। लेकिन अल्टीमेटली तो देश की जो जो विदेश नीति है वो तो टेबल पे बैठ गई होगी ना। उसके लिए आपने कौन सा एक्शन लिया है, ये भी जरा देश को बताएंगे तो अच्छा लगेगा। मतलब इसके सोल्यूशन के लिए आपने क्या किया? नवाज शरीफ जी की अम्मा के पैर जाके छू लेने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा ना। तो उसको भी देश जानना चाह रहा है, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज अपनी है। तो ऐसा लगता है कि बिहार में आप कश्मीर को भुनाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपको भुनाना है तो भुनाइए, लेकिन एक काम कश्मीर में क्लियर कर दिए, उनका स्टेटहुड वापस दे दीजिए। आप अगर स्टेटहुड वापस दे देंगे तो बहुत सा जो जख्म है वो उस पर मलहम लगेगा, और आपका आराम से बिहार इलेक्शन में भी इसके फायदे आप उठा सकते हैं। अब दूसरी बात, भाजपा हिंदी की दोस्त या दुश्मन, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 3 लैंग्वेज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो 3 भाषा का जो फॉर्मूला बनाया गया है, उसमें हिंदी को जिस तरह से आप मतलब भाजपा सरकार उसको थोप रही है, वो कभी कभी मुझे लगता है कि वो हिंदी के प्रति लोगों का एक बिना भाव। देखिए, हिंदी का क्या था कि हिंदी को अगर आप भाषा के रूप में देखिए तो मेरे हिसाब से हिंदी को पूरे देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम, देश नहीं, देश और विदेश में कोने कोने के में पहुंचाने का काम भारतीय पिक्चरों ने किया है। दुनिया के बहुत से देश चले जाइए और राज कपूर या शाहरुख खान के पिक्चरों के गाने गुनगुनाने लगिए, लोग उसका जवाब आपको देने लगते हैं। और खास करके रशिया के इस तरह के तो बहुत है, शाहरुख खान का यूरोप में बहुत है। और ऐसे में आप हिंदी को मैंडेटरी करके आप जबरदस्ती लागू कर रहे हैं नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में, और फिर आप मुंह की खा रहे हैं। तमिलनाडु का सबको याद है, आपने यही काम, क्योंकि आपकी सरकार है महाराष्ट्र में, आपने यही काम महाराष्ट्र में किया, और अब क्या हुआ? कल आपको रोल बैक करना पड़ा ना। आपको उस कैबिनेट के उस डिसीजन को वापस लेना पड़ा, और आपने कहा कि नहीं, 1 से 5वीं तक अब हिंदी भाषा जो है वो मैंडेटरी नहीं रहेगी, वो कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं रहेगा। आपने अपनी अपने जिसको कहते हैं ना खिसियाहट उठाने के लिए कहा नहीं नहीं, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला रहेगा, इंग्लिश तो कंपलसरी है ही, मराठी भी कंपलसरी रहेगी, और प्लस एक सब्जेक्ट और ले लेंगे। और हिंदी आपने आपने वही कर दिया कि हिंदी अब कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगी। तो यही तो बात है, सभी लोग ये कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्टालिन ने इस पे जो
तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की, उन्होंने कहा 2 लैंग्वेज फॉर्मूला करिए। एक लोकल लैंग्वेज को आप कंपलसरी कर दीजिए, जो भी वहां की भाषा हो स्टेट की, और बाकी एक लैंग्वेज और ले ले। आप अंग्रेजी को भी अगर कंपलसरी कर रहे हैं तो वो ठीक है, और साथ में हिंदी को करना चाह रहे हैं। इस मुद्दे को लेके स्टालिन ने थोड़ा तंज कसा देवेंद्र फडणवीस के ऊपर। अब देवेंद्र फडणवीस भी उतर गए हैं उनके साथ वाक युद्ध में, ट्विटर पे वॉर चल रही है कि नहीं, स्टालिन को समझ नहीं आता है और देश, ये सब वो समझा रहे हैं। देखिए, जो उनकी प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र के जो एजुकेशन मिनिस्टर, वो सब लोग कह रहे हैं कि भाई इंट्रोड्यूसिंग थर्ड लैंग्वेज हमारे यहाँ एक दिक्कत है। हिंदी के लिए वो कह रहे हैं कि हम लोग हिंदी के लिए बिल्कुल ठीक से तैयार थे, वी वर प्रिपेयर्ड, लेकिन अब चूंकि इस तरह का प्रेशर आया, जब हमने हिंदी को कंपलसरी के तौर पे लागू किया, पब्लिक प्रेशर आया, तो हम इसको वापस रोल बैक कर रहे हैं। लेकिन चूंकि थर्ड लैंग्वेज के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि वो मालूम नहीं उतने, अब मान लीजिए किसी उसमें कोई कहे कि हम मलयाली सीखेंगे, तो मलयाली एक बच्चा सीखेगा कि कम से कम कुछ बच्चे हो, वो एक जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करने की बात वो कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इसलिए इस बार हम अभी इसको लागू ही नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट जो पहली कक्षा होगी उस पर हम इसको लागू करेंगे, वैसे हम इसको लागू नहीं कर रहे हैं एक तरह से। वहां पे कुछ इस तरह का भी एक विचार आया है कि मराठी की स्क्रिप्ट देवनागरी होती है, इसलिए मराठी के हिंदी के समीप है देवनागरी, इसलिए हम लोग चाहते थे कि हिंदी हो जाए, लेकिन अब वो कंपलसरी नहीं है। एक चीज और समझने वाली है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक लैंग्वेज कंसल्टेशन कमेटी बनाई, उस कमेटी ने भी अपोज किया है ये हिंदी को थोपने वाला। मुझे ये लगता है कि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हिंदी का इन लोग जितना, हिंदी सब लोग बोलते थे, हिंदी मैं इतने साल पढ़ा होगा, मैं हिंदी जाता था, मुझे ऐसा कहीं नहीं विरोध सहना पड़ा। लेकिन अब जो इन लोगों ने कर दिया है, कह के अब लगता है कि कई जगह हिंदी का विरोध बिना बात के हो रहा है, जो अदरवाइज नहीं होता। आपको कहने की क्या जरूरत, आपको उसको जबरदस्ती थोपने की क्या जरूरत थी, लोग अपने आप सीख रहे थे हिंदी। और महाराष्ट्र में तो वो एक बीजेपी को वोट से ही मतलब है, बीजेपी को लगता है कहीं वो एंटी मराठी उसको उसका चरित्र ना बन जाए या उसकी इमेज ना बन जाए, तो उसको मराठी वोट पे, ये वोट की ही दिक्कत है, इसलिए वो उसको रोल बैक किया है। अब तीसरी बात, ये जो लाला रामदेव हैं, क्योंकि वो बाबा रामदेव तो रह नहीं गए हैं, वो तो शुद्ध बनिया हो गए हैं। बनिया मतलब बिजनेसमैन हो गए, बनिया नॉट एज अ कम्युनिटी, आई एम टॉकिंग एज अ बिजनेसमैन। तो वो लाला जी जो हैं, वो कितने झूठे और खतरनाक हैं, ये दिल्ली हाईकोर्ट में कल पता लगा। दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी पेशी थी, मतलब उन्होंने जो एक शरबत जिहाद करके, रुहावजा शरबत, जो हम सब लोग मतलब इसको जो देख भी रहे होंगे और मेरी उम्र के लोग होंगे, उसने तो बचपन से अभी तक सबसे अच्छा और सबसे ताजगी और सबसे बढ़िया तो देने वाला रुहावजा था। रुहावजा शरबत के लिए मतलब हम सब लोग जानते हैं, उसको उन्होंने मुस्लिम शरबत बना के जिहाद, शरबत जिहाद करके उसको उन्होंने टारगेट किया। और उसमें उन्होंने कहा कि जो पैसा आता है उससे मदरसे और मौलवी और इनका वो होता है, और धर्म को बढ़ाया जाता है, जिसके अगेंस्ट एक पिटीशन डाली, डिफेमेशन सूट भी डाला, पिटीशन भी डाली हमदर्द वालों ने हाईकोर्ट दिल्ली में। दिल्ली हाईकोर्ट ने उसमें जो जज साहब थे उन्होंने कहा है, जब जब एडमिशन में, कि वी कैन नॉट बिलीव आवर आईज एंड ईयर्स कि इस तरह की बातें कोई कर सकता है। और उन्होंने बहुत सख्त टिप्पणी दी, और उन्होंने कहा कि इसको तुरंत अभी फोर्थविथ ये सारे विज्ञापन हटाइए, और जहां जहां आपने कहा उन्होंने ठीक से देखा। और उन्होंने ये कहा कि ये जो आप बात कह रहे हैं ना, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। और उन्होंने काफी इस पे सख्त रूप से कहा कि, और कहा कि अगर नहीं हटाएंगे, 5 दिन का समय दिया है, समय सीमा दी है, और फिर उस पे 1 मई को, या शायद 1 मई को शायद कार्रवाई, आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन एक इसमें सरप्राइजिंग चीज ये थी कि मुकुल रोहतगी साहब खड़े हुए थे हमदर्द की तरफ से। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि 1906 का एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है, 1906, आज से 120 साल पहले बना हुआ। रुहावजा एक उनके जो हकीम साहब थे, उन्होंने उसके इंग्रेडिएंट्स बनाए थे, वो इंग्रेडिएंट्स को सार्वजनिक करते हैं कि इसमें ये पड़ा है, उसके प्रोसेस करते हैं। उसके अगेंस्ट जब रामदेव ने ये सब जहर उगला है, तो मुकुल रोहतगी जो रामदेव की पैरवी, अगर आपको याद हो, जो एक उनका एडवर्टीजमेंट वाला भी था, जहां जहां सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सख्त हुआ था कि नहीं तुम्हें हम टांग देंगे और ये कर देंगे, तो ये उन्होंने फिर हाथ पैर जोड़ के उसमें से किसी तरह से निकले थे। उस समय ये पतंजलि के वकील थे,
लेकिन इस बार ये हमदर्द के वकील है, और इन्होंने जो शब्द बोले हैं वहां पे जरा करते समय, उन्होंने रामदेव की इन सब बातों पे शॉकिंग, और उन्होंने कहा है कि कम्युनल डिवाइड करना चाहते हैं रामदेव। और उन्होंने ये भी कहा है कि ही इज अटैकिंग अ रिलीजन। उन्होंने कहा है कि जब शरबत जिहाद बोलते हैं, जिहाद मतलब रिलीजन के ऊपर, वो तो ये एक हमारे मतलब इस्लामिक रिलीजन के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। और उन्होंने काफी सख्त शब्दों में इस पे कहा है। वही मुझे होता है कि एक व्यक्ति जो अभी 2-4 महीना पहले उनकी पैरवी कर रहे थे इन्हीं मामलों में, वो अब इधर आ गए। लेकिन लाला रामदेव का असली चेहरा बिल्कुल सामने आ गया है। उसको एक चीज है कि कोर्ट से उसको इस भाजपा सरकार से उसके पीठ पे इतनी ज्यादा पीठ पे हाथ रखे हुए हैं, उसका इतना ज्यादा सपोर्ट है कि वो कोर्ट वोर्ट को भी कुछ समझता नहीं, जो चाहता है वैसे करता है। लेकिन जिस तरह के उसके क्लेम है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाली नफरत, वही डीएनए है, डीएनए सबका एक है। वो मुझे लगता है कम से कम उसमें वर्तमान में लगाम लगी है। लेकिन ये लोग लगाम से रुकने वाले लोग नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट की उतनी झाड़ के बाद, उतना सुनने के बाद, इनको अब तक मेरे ख्याल में इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वो कहाँ बाज आने वाले। लेकिन कम से कम कोर्ट ने फिलहाल तो उस पर रोक लगाई ही है। आप सबका ओवरव्यू देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।